हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा मौर्य। एंड अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर बहुत भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो इस वक्त कि दीदी 12 दिन हो गए आपको वीडियो डाले हुए, आप कहाँ थी, तो तुमने अगर मेरा पोस्ट देखा था तो मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था, इंटरनल्स। अभी फाइनल वाला सेम 1 का फाइनल तो आने वाला है कुछ ही दिनों में। अब उस समय क्या होगा मुझे नहीं पता, तो अभी मेरे पास कंपैरेटिवली अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर लिया जाए। और आसपास तुमको शोर भी अगर आता है तो फिर आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मैं 3 बजे वीडियो बनाने के लिए टाइम पाई हूँ, तो मैं 3 बजे, 3 से ऊपर हो गया, इस वजह वीडियो बना रही हूँ। सोचा कि बना लेते हैं भाई, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पहले से ही एक वार्निंग देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे आई थिंक एक कमेंट आया था जो बोलता है कि भाई दीदी आप ठीक है, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है बट मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा पढ़ के क्या होगा, ऐसा कुछ मुझे ये कमेंट आया था। तो भाई एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ होगा तो नहीं, बट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो फिर शायद मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। यानी कि सिर्फ चुनिंदा टॉपिक्स तुम पढ़ोगे जिससे कि आगे तुम उसका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाओगे, तो अगर एग्ज़ाम में तुम भूल भी जाओ, तुम लिखोगे क्या? तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होगा, क्योंकि तुम बस रट के गए थे। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरी भी बताती हूँ, सो दैट तुमको उसका इम्पोर्टेंस भी पता चले। तुमको ये भी पता चले कि भाई अगर मैम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि भाई ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो क्या वो बस यूं ही है या फिर उस स्टोरी के अंदर, जैसे हम लोगों ने आनंद मठ के बारे में पढ़ा था, स्टोरी सच में वंडरफुल था। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए कि दीदी बहुत बढ़िया स्टोरी था। तो ये वाला स्टोरी भी पर्टिकुलरली गोरा बहुत बढ़िया स्टोरी है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है। अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ समरी जानना है तो आई थिंक दैट ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम किसी और वीडियो में जा सकते हो। लेकिन जिसको पूरा स्टोरी के साथ साथ मज़ा उठाना है इस टॉपिक का, वो लोग इस वीडियो में बने रह सकते हैं। ओके, हम लोग बात करेंगे गोरा का। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुल मिला के 12 नॉवेल लिखे हैं। ये भी तुम्हारे MCQ में आ सकता है। कुल मिला के 12 नॉवेल लिखे हैं, जिनमें से गोरा वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स नॉवेल्स है। कम्प्लेक्स इन द सेंस कि यूँ नहीं कि भाई इसमें कुछ सम्स वगैरह होगा। कम्प्लेक्स क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स और जो इम्पोर्टेंस हर कैरेक्टर्स के साथ जुड़ा है, जो मीनिंग हर कैरेक्टर के साथ जुड़ा है, वो कुछ अनोखा ही है। इसको सिर्फ एक बार पढ़ के शायद इंसान समझ ना पाए कि आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने हर कैरेक्टर के पीछे क्या इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करी है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुल मिला के 12 नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से गोरा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नॉवेल है। इस नॉवेल में इन्होंने क्या दर्शाने की कोशिश करी है? इस नॉवेल में इन्होंने रिलीजन और नेशनलिज्म में डिफरेंस दिखाने की कोशिश करी है। ये दिखाने की कोशिश करी है कि इंसान का धर्म और देश प्रेम अलग अलग बातें हैं। पहले के लोगों को क्या लगता था, या फिर स्पेसिफिकली इस नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है उसको क्या लगता है कि भाई अगर मैं इंडिया से प्यार करना चाहता हूँ तो मुझे हिंदू होना ज़रूरी है, मुझे अगर मैं कोई और धर्म का हूँ तो यानी मैं इंडिया से प्यार नहीं करता। लेकिन एंड में रविन्द्रनाथ टैगोर उस कैरेक्टर के थ्रू हमें शो करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे इंडिया के लिए देशभक्ति चाहिए तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरा पर्टिकुलर एक रिलीजन होना चाहिए। देशभक्ति और रिलीजन, धर्म, दोनों अलग अलग बात है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर अपने इस नॉवेल में प्रूव करते हैं। अल्टीमेटली रविन्द्रनाथ टैगोर ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल भाईचारे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है इस पर्टिकुलर नॉवेल के ऊपर। लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे ये नॉवेल का बैकग्राउंड। इसमें हम लोग बेसिकली एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, तुम्हारे बुक के अंदर जो लिखा है तुम उसको लिख सकते हो, बट तुम्हारे बुक के अंदर जो लिखा है इट विल मेक सेंस टू यू वंस यू हियर द स्टोरी। अगर तुम्हें स्टोरी पता होगा ना, तो जब तुम कल्याण चौधरी हो, चाहे तुम्हारे पास जो भी बुक हो, जब तुम उसको उठा के गोरा वाले पार्ट को रीड करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए जो ये गोरा में ये पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है कल्याण चौधरी के अंदर, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू बिल्ड अ कंसेप्ट। बट इफ़ यू डोंट वांट टू बिल्ड अ कंसेप्ट, यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच सम अदर समरी। ठीक है, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा हरी में हो, बहुत ही ज़्यादा रश में हो तो।
इस नॉवेल के अंदर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। देखो, कैरेक्टर्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदू फॉलोवर्स और यहाँ पे ब्राह्मोइज्म फॉलोवर्स। तो सबसे पहले मेरा एक बात समझो, नॉवेल जब तुम सुनोगे तो अगेन आनंद मत के तरह ही नॉवेल कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि तुम्हें तो रियलाइज़ ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक नॉवेल है, ये एक स्टोरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा रियलिटी से टच रखता है, ये इतना ज़्यादा रियलिटी से रेलेवेंट है कि ये लगता ही नहीं है कि नॉवेल है। बट याद रखना, ये एक नॉवेल है, ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी बेस्ड है उस समय के कोलकाता के ऊपर, उस समय के कैलकाटा के ऊपर, जहाँ पे जो लोग थे, जो हिंदूज थे, वो दो क्लासेस में बटे हुए थे, दो कैटेगरीज में बटे हुए थे। वो कौन कौन कैटेगरीज में बटे हुए थे? एक जो एकदम ऑर्थोडॉक्स हिंदू होते हैं ना, सो कॉल्ड कट्टर हिंदू, जो अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ लोग ऐसे थे और कुछ ग्रुप ऑफ लोग ब्राह्मोइज्म के फॉलोवर थे। ब्राह्मोइज्म के फॉलोवर से मेरा मतलब है कि मतलब जो ब्राह्मो समाज अगर तुम लोगों ने पढ़ा है, जो राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित किया था, उसका विश्वास रखते थे। इन द सेंस वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, वो इतना ज़्यादा हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। इनफैक्ट कुछ तो इतना ज़्यादा ब्राह्मोइज्म में बिलीव रखते थे कि वो तो भाई डायरेक्ट अंग्रेज़ों को सबसे अच्छा मानते थे। मतलब ये नॉवेल इस समय के कैलकाटा के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर लोग दो हिस्से में बटे हुए थे। एक जो एकदम बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच वाले हिंदू होते थे, जो अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानते थे, और एक जो ब्राह्मोइज्म को सपोर्ट करते थे, जो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। इनफैक्ट कुछ तो इतने ज़्यादा बिलीव करते थे ब्राह्मोइज्म के कि भाई वो तो अंग्रेज़ों का डायरेक्ट साथ देते थे। ये कहते थे कि आज जो तरक्की हुआ है वो अंग्रेज़ों के कारण हुआ है। मतलब हर चीज़ में अंग्रेज़ों की भलाई, अंग्रेज़ों का तारीफ करते थे। इस तरीके के कैलकाटा जो है वो बटा हुआ था इस स्टोरी के अंदर। ओके, अब स्टोरी में कैरेक्टर्स क्या क्या है? अगेन जैसा कि तुम ग्रुप देख रहे हो कि हिंदुइज्म और ब्राह्मोइज्म ये दो कैटेगरी में बटे हुए थे लोग, यहाँ पे भी तुमको कैरेक्टर्स भी रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरीके से पेश करते हैं। एक कैरेक्टर्स को हम डालेंगे इस ग्रुप में हिंदू फॉलोवर्स और एक को डालेंगे ब्राह्मोइज्म फॉलोवर्स के अंदर। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, बहुत ज़्यादा ही अपने धर्म को ऊपर मानते थे, और ये लोग इतना ज़्यादा अपने धर्म को नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप वगैरह के खिलाफ थे। हिंदू फॉलोवर्स में जो मेल कैरेक्टर है वो है कृष्ण दयाल। हालांकि नॉवेल के अंदर इसका मेन कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं है सच, बट सुनो, कृष्ण दयाल बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदू है, इन द सेंस कि ये अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इनफैक्ट ये तो एक अलग रूम में अपने आप को रखता है जहाँ पे ये जाप मंत्र करता है, और इसके रूम में किसी को भी एंटर करने का इजाज़त नहीं होता है। ये दिन भर भगवान का ध्यान में लगा रहता है। ठीक है, फिर दूसरी जो कैरेक्टर है, जो कि बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, इनका नाम है आनंदमयी। और तुमने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडर्न थिंकिंग। हालांकि आनंदमयी जो क्लास से बिलोंग करती हैं वो है ब्राह्मण। हम सब जानते हैं कि हिंदू सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मण क्लास होता है वो बहुत ही ऊंचा माना जाता है। आनंदमयी भी ब्राह्मण क्लास को बिलोंग करती थी, बट फिर भी पता नहीं क्यों उनको जैसे कि सब कोई इक्वल लगता था, यानी कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। वो इनफैक्ट हर इंसान को बहुत प्यार के नज़र से देखती थी। तो आनंदमयी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो गई। ठीक है, तो कृष्ण दयाल और उनकी पत्नी आनंदमयी। कृष्ण दयाल तो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन उनकी पत्नी आनंदमयी मॉडर्न थिंकिंग रखती हैं। इन दोनों के दो पुत्र थे, दो बेटे थे। एक का नाम है महिम और एक का नाम है गौर मोहन। महिम इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन भाई गौर मोहन जो है यही हमारा मेन हीरो है पूरे के पूरे नॉवेल का। देखो ना, इसी को लोग प्यार से गोरा बुलाते थे। क्यों गोरा बुलाते थे?
बिकॉज इसका जो स्किन कलर था, स्किन का टेक्सचर था, वो बड़ा ही गोरा था, फेयर था। जैसा कि जो गोरा होता है उसको गोरा बुला लो, जो काला होता है उसको काला बुला लो, ये हमारे यहाँ सोसाइटी में चलते चला आ रहा है। उसी तरीके से गौर मोहन को भी लोग प्यार से गोरा बुलाते थे। तो कृष्ण दयाल, उनकी पत्नी आनंदमयी, इनके 2 बेटे महिम और गौर मोहन। गौर मोहन मेन कैरेक्टर है जिसको लोग प्यार से गोरा भी बुला रहे हैं बिकॉज ऑफ स्किन कलर। महिम की एक बेटी है, यहाँ पे देखो मैंने बेटी का नाम लिखा है शशि। महिम की एक बेटी है शशि। ये इंपॉर्टेंट, हालांकि इतना कैरेक्टर नहीं है, बट नाम एक बार स्टोरी में आएगा, ठीक है। अब ये तो थे हिंदू फॉलोवर्स, बट देखो आनंदमयी पे मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये तो भले ही इनके पति हिंदू वगैरह थे, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू नहीं थी। ये ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करती थी, बट स्टिल शी यूज टू ट्रीट एवरीबडी विथ लव एंड रिस्पेक्ट। सो ये जो है ये एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर गौर मोहन के बारे में समझो थोड़ा, ये गोरा या गौर मोहन, अभी मैं गोरा ही बोलती रहूँगी, ठीक है। ये गोरा शुरुआत में तो ये ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखता था। शुरुआत में ये ब्रह्म समाज ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखता था। क्यों? क्योंकि भाई ये भी आइडल वर्शिप वगैरह के खिलाफ था, जैसा कि एक मॉडर्न सोच होता है, बिल्कुल राजा राम मोहन रॉय जैसा सोच रखता था। बट इसने नोटिस किया कि यार ये अंग्रेज हमारे धर्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये अंग्रेज हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे हिंदू धर्मों का मजाक उड़ाते हैं। तो भाई इसने डिसाइड किया कि अगर हम हिंदू अपने धर्म को एक्सेप्ट ना करें, अगर हम हिंदू ये बात से मुकर जाएं कि हमें आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की आराधना नहीं करना चाहिए, अंग्रेज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अगर हम हिंदू ही ये सारी बातों को कबूल करने लग जाएंगे तो अंग्रेज तो हमें आसानी से दबा देंगे। यानी कि हमें ज़रूरत है अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को रिस्पेक्ट करने की। और इसी सोच के साथ जो गोरा पहले ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखता था, आइडल वर्शिप वगैरह के खिलाफ था, अंग्रेज़ों को इनफैक्ट सपोर्ट भी करता था, वो गोरा एक कट्टर, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू बन जाता है। वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने धर्म के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब देखो, मतलब ज़रा ध्यान से देखो कि भाई ये कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है स्टार्टिंग में कैसा विश्वास रखता था, आइडल वर्शिप के खिलाफ वगैरह विश्वास रखता था, लेकिन बाद में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान के, सबसे ऊंचा मान के आगे बढ़ता है स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो हम एक बार रिपीट करें, प्लीज़ इसको बार बार सुनते रहना जो लोग सुन रहे हैं। अगर हम लोग कैरेक्टर्स का बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू फॉलोवर्स का। यहाँ पे नाम आता है कृष्ण दयाल और आनंदमयी का। कृष्ण दयाल बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, वहीं पे आनंदमयी ब्राह्मण होते हुए भी मॉडर्न थिंकिंग रखती हैं। महिम, उनके एक बेटे हैं जिसकी बेटी शशि है, और गौर मोहन भी उनका एक बेटा है जिसको लोग प्यार से गोरा बुलाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये ब्राह्मो समाज से इन्फ्लुएंस था, आइडल वर्शिप वगैरह के खिलाफ था, लेकिन बाद में ये अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है और सबके सामने हमेशा अपने धर्म के बारे में तारीफ ही तारीफ करता है, अपने धर्म के बारे में ओपिनियन रखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है वो है ब्राह्मोइज्म फॉलोवर्स, बेसिकली जो कि आइडल वर्शिप वगैरह के अगेंस्ट थे। इसमें जो मेन कैरेक्टर आते हैं उनका नाम है परेश बाबू। इनका नाम है परेश बाबू, ठीक है। इनकी पत्नी है बरोदा सुंदरी। इसमें परेश बाबू तो बिल्कुल काम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के इंसान हैं, कभी भी अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपते वगैरह नहीं है। लेकिन यहीं पे उनकी पत्नी है बरोदा सुंदरी, ये तो अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर थोपने लग जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना ओपिनियन साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ वैसी ही है ये बरोदा सुंदरी भी। इन दोनों के अब यहाँ पे समझने वाली बात है, खुद के बच्चे थे, ओन चिल्ड्रन, बच्चे तो क्या बेटियां थी खुद की, 3 बेटियां थी, लावण्या, लीला एंड ललिता। इसमें से अगर तुम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके ऊपर तुमको ध्यान देना है वो है ललिता। ये उनकी खुद की बेटी थी, ओन चिल्ड्रन के देखो कैटेगरी में आ रही है। और परेश बाबू के एक फ्रेंड थे,
उन फ्रेंड के डेथ हो जाने के बाद फ्रेंड के बच्चों को भी परेश बाबू ने अपने घर में पनाह दिया था। तो इस बात से ही तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि परेश बाबू कितने ज़्यादा काम इंसान थे, कितने ज़्यादा लविंग इंसान थे। उन्होंने अपने दोस्त के बच्चे, जो दोस्त मर गया, दोस्त गुजर गया, उसके बच्चों को भी अपने घर में जगह दिया रहने के लिए और बहुत लाड प्यार के साथ रखा। इतना कि भाई उसने कभी भी अपने बच्चों में और अपने इन अडॉप्टेड बच्चों में डिफरेंस नहीं समझा। लेकिन बड़ौदा सुंदरी ऐसी नहीं थी। बड़ौदा सुंदरी हमेशा अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्यार जताती थी और अडॉप्टेड बच्चों के लिए उतना प्यार नहीं जताती थी। ठीक है, तो अडॉप्टेड बच्चों में नाम आता है सुचरिता एंड सतीश। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम कैरेक्टर्स को दिमाग में क्लियर रखो और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा उसके लिए मैं एक डब्बा इस तरीके का बना रही हूँ। बाकी नहीं भी रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं जिक्र उठाना चाहती हूँ, जो कि है विनय। विनय जो है ये गोरा का फ्रेंड है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना ज़िंदगी में जिनको जो घर में आते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई बाहर का इंसान है, लगता है कि भाई ये तो मेरा जिगरी भाई है या जिगरी बहन है। तो वैसे ही गोरा के लिए, और गोरा के लिए विनय भी था। विनय घर में आता था तो गोरा बहुत ही खुश होता था। इनफैक्ट आनंदमयी भी बहुत खुश होती थी, है ना, कि आनंदमयी को लगता ही नहीं था कि भाई विनय किसी और का लड़का है। बहुत ही प्यार से विनय को रखती थी, खाना पानी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी विनय को। ठीक है, तो विनय इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया जो कि गोरा का फ्रेंड है। एक और यहाँ पे कैरेक्टर का नाम ले रही हूँ और इसको इस बक्से में डालूंगी बिकॉज ये यहीं पे बिलोंग करता है, दैट इज़ पानू बाबू। ये पानू बाबू कौन है? बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का बोल सकते हो ब्राह्मोइज्म को विश्वास रखने वाले थे। यानी कि इस तरीके का विश्वास कि ये भाई डायरेक्ट अंग्रेज़ों को सबसे अच्छा मानते थे। ये कहते थे कि ना हिंदू लोग तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, हिंदू लोग तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, सब कर सकते हैं तो वो अंग्रेज़ हैं। इस तरीके के भी इंडियन होने के बावजूद भी ऐसा सोच रखते थे पानू बाबू। और ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऐसा डिसाइडेड था पहले से ही, होता नहीं है बचपन से ही कुछ बात होता है जो डिसाइड हो जाता है। ऐसे बचपन से ही एक बात डिसाइडेड था कि जब सुचरिता शादी करने लायक हो जाएगी तो इसका शादी पानू बाबू के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार कैरेक्टर को दोबारा से सुनो। कॉम्प्लेक्स नॉवेल यूं ही नहीं कहा गया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने तो कुछ कुछ को एलिमिनेट भी किया है तुमको अच्छा से बताने के लिए। शुरुआत करते हैं इस स्टोरी के अंदर। तो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बिछा दूं तो हिंदू समाज है, ब्राह्मोइज्म समाज है, समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बट ये दो कैरेक्टर्स, दो फैमिलीज के ऊपर मेन फोकस किया गया है। ठीक है, याद रहेगा? ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग स्टोरी के साथ। सीन 1 डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे सीन्स में टॉपिक को तोड़ दिया है, आसानी होगा। सीन 1 कुछ इस तरीके का था कि विनय, गोरा का फ्रेंड विनय, ये अपने घर के अंदर बैठा था, आराम से अखबार पढ़ रहा था कि सडनली रोड से किसी के गिरने की आवाज़ आई। मतलब इमेजिन करो, आराम से, ये भाई उस ज़माने की बात है। ठीक है, उस ज़माने में ये आराम से पढ़ रहा था, अपना कोई किताब पढ़ रहा होगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, एंड सडनली रोड पे किसी इंसान के गिरने की आवाज़ आई। ये दौड़ के गया तो कौन गिरा पड़ा था? गिरे पड़े थे परेश बाबू। ठीक है, परेश बाबू गिरे हुए थे और उनकी बेटी भी थी, सुचरिता उनके साथ थी। तो विनय ने उनका हेल्प किया कि चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ, आइए मेरे घर आइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो विनय परेश बाबू को और सुचरिता को साथ में अपने घर लेकर आया और वहाँ पे उनकी मदद करी। परेश बाबू ने बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट किया और बोले कि थैंक यू सो मच, और शायद आपको पता ही ना हो, हम लोग तो क्लोज़ नेबर्स हैं, हम तो आपके घर के जस्ट यहाँ पे कुछ दूर ही रहते हैं, हम लोग तो क्लोज़ नेबर्स हैं। विनय बाबू को पहली बार पता चला कि परेश बाबू उनके एक क्लोज़ नेबर हैं। फिर भी विनय बाबू ने अपना अच्छा काम किया, उन्होंने मदद किया, उनका बदले में कुछ भी नहीं मांगा, एंड परेश बाबू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सुचरिता अपने भाई सतीश के द्वारा
बोलती हैं, इनविटेशन भेजती हैं कि विनय बाबू जिन्होंने बहुत मदद किया, उनका घर यहीं पे है, जाओ उनको बुला लाओ, जाओ उनको हमारे घर आने के लिए इनवाइट करो, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया था, पापा का दुखी अवस्था में हेल्प किया था। तो सतीश जाता है, विनय बाबू से बात करता है कि चलिए मेरे घर चलिए, और छोटा सा प्यारा सा एक कैरेक्टर है ये। तो विनय बाबू ने बोला कि ठीक है चलते हैं। विनय बाबू गए, उसके घर के अंदर उस दिन नहीं गए, उस पर्टिकुलर दिन उनके घर नहीं गए, परेश बाबू के घर नहीं गए, बट धीरे धीरे परेश बाबू के घर आना जाना शुरू हो गया। तो स्टोरी अभी तक समझ में आया? घर में बैठकर विनय अखबार पढ़ रहा था, सामने रोड पर किसी के गिरने की आवाज़ आती है, बाहर जाता है तो परेश बाबू गिरे पड़े थे, उनका मदद करता है, उनके साथ सुचरिता भी थी। हेल्प करने के बाद 2-3 दिन बाद सुचरिता अपने भाई सतीश के द्वारा विनय बाबू को इनविटेशन भेजती है कि विनय बाबू को हमारे घर पे बुलाओ, उन्होंने उस दिन पापा की मदद की थी, वी वॉन्ट टू मीट हिम। ठीक है, विनय गया तो था सतीश के साथ, बट फर्स्ट डे मिला नहीं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था अंदर जाने के लिए, फर्स्ट डे उससे मिला नहीं। बाद में धीरे धीरे विनय का आना जाना शुरू हो गया। तो देखो, याद रखना एक बात, विनय जो था वो देखो मैंने किस डब्बे में डाला है, हिंदू फॉलोअर्स। वो गोरा के तरह ही हिंदू धर्म में विश्वास रखता था, बट गोरा की तरह इतना ज़्यादा अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपता नहीं था। मतलब गोरा क्या था ना कि वो अगर कुछ बोलता था तो वो अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर थोपने लग जाता था कि भाई यही सही है, यही सही है। विनय ऐसा नहीं था। विनय अगर किसी चीज़ पे विश्वास रखता था तो वो शांत मन से अपना ओपिनियन रखता था और दूसरों की ओपिनियन भी सुनता था। तो विनय धीरे धीरे उसका आना जाना शुरू हो गया परेश बाबू के घर। अब ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि विनय हिंदू फॉलोअर्स के कैटेगरी में बिलोंग करता है और उसका आना जाना शुरू हो गया उस फैमिली के घर जो ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखता है, जो आइडल वर्शिप के वगैरह के खिलाफ है। तो देखो, विनय मीट्स परेश बाबू, स्टार्टेड लाइकिंग देयर ओपिनियन, एंड धीरे धीरे परेश बाबू से बात करते करते, उनके फैमिली मेंबर से बात करते करते, ब्राह्मोइज्म के बारे में और ज्ञान लेते लेते विनय को मज़ा आने लग गया। विनय को लगने लगा कि भाई ये लोग तो बहुत सही बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि विनय अपने हिंदू धर्म को बिल्कुल ही नकार रहा था, वो हर तरीके से सोच रहा था, हर ओपिनियन को अपना जो है एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये इन्फॉर्मेशन गोरा को मिला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड विनय एक ब्राह्मोइज्म पे विश्वास रखने वाले फैमिली के घर जा रहा है। गोरा ने डायरेक्ट विनय को बहुत झाड़ा कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत है किसी ऐसे के घर जाने के लिए जो ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखता है। और इसी बीच गोरा और विनय के बीच में फाइट हो गया। ठीक है, तो देखो, गोरा डिड नॉट लाइक विनयज विजिट, गोरा एंड विनय का बीच में फाइट हो गया। ठीक है, लेकिन विनय ने गोरा की बात नहीं मानी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गोरा जो बोलेगा कि नहीं जाना है तो विनय नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। विनय का खुद का भी एक इंडिपेंडेंट सोच है कि नहीं है। तो गोरा ने तो बहुत ही मना किया कि देख भाई विनय, तेरे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विनय ने नहीं सुना उसका बात। विनय जाता रहा परेश बाबू के घर, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत होने लग गया। सतीश उनका प्यारा से एक भाई जैसा बन गया, एंड बाकी मेम्बर्स के साथ भी अच्छा खासा बात हो रहा था उसका। ठीक है, तो विनय इग्नोर करने लग जाता है गोरा को, फिर भी एंड विजिटेड परेश बाबू। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि भाई विनय परेश बाबू के घर में बैठा हुआ था। ठीक है, ऊपर छत में ऐसे बैठक लगा था, परेश बाबू, उनका फैमिली, विनय वहीं पे बैठा हुआ था, और वहाँ पे आ जाता है गोरा। दिस इज मतलब विनय वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, उसका दोस्त आराम से गप्पे वप्पे लड़ा रहा है, और उसी बीच आ गया गोरा। तो तुम बोलोगे दीदी गोरा तो हिंदू फॉलोवर है, उसको ब्राह्मोइज्म के घर जाने की क्या जरूरत थी? मतलब ब्राह्मोइज्म में जो विश्वास रख रहे हैं, पता नहीं क्यों वो गया वहाँ पे, और जा करके उसका फाइट हो गया पानू बाबू के साथ। याद है, वही पानू बाबू जो बहुत ही ज़्यादा अपना ओपिनियन इस तरीके से मानते थे कि अंग्रेज़ ही सबसे बेस्ट है, उनके साथ गोरा का फाइट हो गया। तो यहाँ पे पानू बाबू जो ये विश्वास रखते हैं कि भाई अंग्रेज़ सबसे बेस्ट हैं, और यहाँ पे गोरा जो अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म को सबसे ऊंचा मानता है। दोनों के बीच में बहुत फाइट हुआ।
दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मार धाड़ नहीं, मतलब बातों से मार धाड़ हो गया, इस तरीके का फाइट हुआ। तो ये सीन 1 है। तो सीन 1 को दिमाग में क्लियर रखो। क्या दीदी? सीन 1 आप ये बोल रही हैं कि रूम में बैठा है विनय, सामने गिरा कोई इंसान और वो इंसान परेश बाबू था, उनका हेल्प किया। परेश बाबू सुचरिता वहाँ से चले गए। अगले दिन सुचरिता ने अपने भाई सतीश के थ्रू इनविटेशन भेजा। विनय गया, लेकिन उस दिन उनके घर नहीं गया। कुछ दिन बाद उनके घर आना जाना शुरू हो गया। ये बात गोरा को पता चला कि मेरा दोस्त विनय ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखने वाला ऐसे फैमिली के घर में जा रहा है। तो गोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गोरा ने मना भी किया विनय को, लेकिन विनय ने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। वो जाता रहा परेश बाबू के घर। और एक दिन अचंभे में, जब विनय ऑलरेडी परेश बाबू के घर में बैठा हुआ था, गोरा भी वहाँ पे आ जाता है और गोरा का बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है पानू बाबू के साथ, क्योंकि दोनों का सोच एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल्स पे है, राइट। तो ये सीन 1 था। अब सीन 2 क्या है? देखो, ये जो महिम, देखो ऐसे ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स में गिना जाता है, ठीक है। ये जो महिम है, ये महिम पहुंचता है विनय के पास। बोलता है, विनय एक काम करो, तुम मेरी बेटी शशि के साथ शादी कर लो। विनय कुछ बोल नहीं पाता, कुछ ऐसा भी नहीं बोल पाता कि नहीं करना या मुझे करना है शादी। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि वो सोचने लग जाता है कि यार ये महिम मेरे बेस्ट फ्रेंड गोरा का ही तो भाई है। मैं अगर इनको ना बोलूँगा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए वो चुप रहता है, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। तो महिम क्या करता है? महिम इस विनय को कन्विंस करने के लिए गोरा के पास चला जाता है। वो बोलता है कि देख भाई गोरा, तेरा बात तेरा बेस्ट फ्रेंड विनय बहुत मानता है, तो एक काम कर, तू जाकर विनय को फोर्स कर, जाकर फोर्स करके उसको बोल दे कि उसे मेरी बेटी के साथ शादी कर लेना चाहिए। तो दीदी महिम इतना इंटरेस्टेड क्यों था अपनी बेटी का शादी विनय के साथ करने के लिए? पहली बात तो विनय बहुत एजुकेटेड था, बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन टाइप का था। दूसरी बात, दहेज बच जाता। फोर्सफुली शादी करवा देते गोरा के बेस्ट फ्रेंड के साथ तो भाई दहेज बचेगा। तो महिम भी यहाँ पे अपना तिगड़मबाजी लगा रहा है। वो जाकर के विनय को अप्रोच करता है कि वो उसकी बेटी शशि के साथ शादी कर ले। विनय स्टार्टिंग में ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो मेरे दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड गोरा का ही भाई है, अगर मैं ना बोलूँगा तो कहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुरा ना लग जाए। तो महिम क्या करता है? वो जाके गोरा को फोर्स करता है कि तुम जाकर के विनय को फोर्स करो और बोलो कि उसे मेरी बेटी शशि के साथ शादी कर लेना चाहिए। गोरा आकर के फोर्स करने लग जाता है कि भाई विनय, तुझे मेरे भाई महिम उसकी बेटी शशि के साथ शादी कर लेना चाहिए। विनय अग्री कर लेता है, लेकिन ये बात जाकर के विनय आनंदमयी को बताता है। और मैंने बताया था आनंदमयी और विनय मतलब कि माँ बेटे जैसा रिश्ता है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्यार था, भले ही विनय खुद का बेटा नहीं होता था, लेकिन फिर भी आनंदमयी बहुत प्यार से रखती थी। तो विनय उनको भी माँ ही बोलता था। वो कहते हैं कि माँ, क्या मैं शशि के साथ शादी कर लूँ? तो आनंदमयी उसको समझाती है कि देखो बेटा, ये शादी ब्याह का जो बंधन है वो एक दिन का नहीं है, ये जन्मों जन्मांतर का बंधन है। इसे इतना बोलते हैं ना, इतना रश में आके, इतना जल्दबाजी में आके डिसीजन मत लो। अगर तुम्हें नहीं है मन शादी करने का, मत करो शादी। इस तरीके से अपने आप को दुविधा में मत डालो। एक अच्छी माँ जिस तरीके से कन्विंस करती है, उसी तरीके से आनंदमयी भी अब विनय को जो है कन्विंस कर रही है कि डोंट रश बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विनय को थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर एक फीलिंग आने लग जाता है कि उसका दिल ललिता के पास बैठ गया है। ललिता जो परेश बाबू की खुद के बच्चों में आती हैं, खुद की बेटियों में आती हैं, उसके साथ विनय का दिल लगने लग गया था। क्योंकि विनय याद है, हर बार मतलब काफ़ी दिनों से परेश बाबू के घर आना जाना कर रहा था, उनके ओपिनियन को सुन रहा था। तो धीरे धीरे विनय जो है वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। लेकिन ये बात को वो ज़्यादा यकीन में नहीं लाता है कि होता है ना, दिल दे दिए हैं लेकिन थोड़ा सा भी कबूल नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में कर लेंगे कबूल, यार क्या पता सच में प्यार है, सच्चा वाला प्यार है या नहीं है। इस तरीके का विनय के साथ चल रहा था, ठीक है। महिम विनय के साथ जाकर फोर्स करता है कि तुम मेरी बेटी शशि के साथ शादी कर लो। विनय कुछ भी नहीं कहता, तो महिम गोरा के पास जाता है
उसको फोर्स करता है कि वो विनय को फोर्स करे शादी करने के लिए। विनय अग्री कर जाता है। वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाता है, क्योंकि गोरा जो है बहुत अपना स्ट्रांग ओपिनियन रखता है, तो विनय उसके सामने चुप हो जाता है। विनय ये बात आनंदमयी को बताता है, तो आनंदमयी एक अच्छी माँ की तरह उसे सजेस्ट करती है कि उसे इन सब मामलों में इतना ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो विनय यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, विनय सोच में डूब जाता है कि उसे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एंड वो अपनी माँ की बात सुनने के बाद अपने मन में तो ये बात को बहुत ही ठान सा लेता है कि वो शादी नहीं करेगा शशि के साथ, क्योंकि उसका दिल नहीं लगता। अब इस बीच क्या हुआ, इस बीच गोरा और विनय दोनों का आना जाना स्टार्ट हो गया परेश बाबू के घर। गोरा क्यों जाता था? क्योंकि गोरा को अपना ओपिनियन रखने में बड़ा मजा आता था, अपने हिंदू धर्म को सबसे ऊपर बताने में बड़ा मजा आता था। इसलिए गोरा परेश बाबू के घर जाता था, क्योंकि वो लोग तो ब्राह्मणिज्म सपोर्टर थे, तो इनके खिलाफ बोलने में बड़ा मजा आएगा कि भाई हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊंचा है। और विनय तो यूं ही जाता था भाई, उनके ओपिनियन को भी वो पसंद करने लग गया था और बेटी से दिल तो लग ही गया था भाई। अब गोरा भी जाने लग गया उनके घर, परेश बाबू के घर, उनके साथ बातचीत होने लग गया। उनकी बेटी, अडॉप्टेड बेटी सुचरिता के साथ बातचीत भी होने लग गया। गोरा प्यार में पड़ने लग गया था, गोरा लव में पड़ने लग गया था सुचरिता के। बट गोरा इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहता था। गोरा को लगा कि अगर मैं सुचरिता के साथ प्यार करने लग गया, उसके साथ मेरे को अगर प्यार हो गया भाई, तो मैं अपने धर्म से उलट जाऊंगा, मैं धर्म के डिविएट हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि भाई हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है, उसको मानने से भारत माता से प्रेम होगा, उसको मानने से देशभक्ति जागेगी। और अगर मैं डाइवर्ट हो गया, मैं सुचरिता के तरफ चला गया, तो हो सकता है कि मैं अपनी देशभक्ति को खो दूं। तो वो अपनी देशभक्ति को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। तो वो क्या करता है, वो सुचरिता से हुए इस दिल का ये जो संबंध है उसको इग्नोर करने के लिए वो कोलकाता से बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो सोचता है कि भाई कोलकाता के बाहर चला जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा ध्यान भटक जाए, सुचरिता से मेरा ध्यान थोड़ा हट जाए। कोलकाता के बाहर वो दूसरे यूं ही गांव गांव में जाने लग गया, लोगों के दुख दर्द को करीब से देखने लग गया, करीब से जानने लग गया कि लोग कितने अंग्रेज़ों के अंडर कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस बात को हर फार्मर के मुंह से सुनने लग गया। हर फार्मर से जाके पूछता था कि अंग्रेज़ों ने आपके साथ कैसा किया है, कैसा नहीं किया है। मतलब दिल से एक संबंध जोड़ रहा था इन देश के हर नागरिक के साथ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है आई होप। नहीं है तो बेटा एक बार दोबारा सुनो, क्योंकि ये स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स टर्न ले रहा है। आई होप तुमको भी ऐसा फील हो रहा होगा। तो गोरा जो है वो इग्नोर करने के लिए कि उसको सुचरिता से प्यार हो गया है, वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। गोरा आउट ऑफ स्टेशन गया था, गांव वाले इलाके में गया था, राइट। वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे थे उन लोगों की मदद करी थी गोरा ने, और इसी के कारण गोरा को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। इसी दौरान की बात है, मतलब यही सब जब चल रहा था, जब गोरा आउट ऑफ स्टेशन था, अरेस्ट हो रहा था, इसी दौरान विनय कहाँ था? देखो, विनय परेश बाबू के घर में था। विनय को परेश बाबू के फैमिली से इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई वो लोग एक ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। ड्रामा कंपटीशन तो नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ अंग्रेज़ लोग हैं, उनके सामने ये लोग एक ड्रामा परफॉर्म करने वाले हैं और एक पार्टिसिपेंट की कमी है, तो विनय को भी साथ में पार्टिसिपेशन कर लेना चाहिए। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक साथ दो स्टोरी चल रहा है। एक तो गोरा है जो कोलकाता से बाहर है, गांव इलाके में है, कुछ लोगों को बचा रहा है और उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और एक जगह स्टोरी ये चल रहा है कि भाई परेश बाबू का फैमिली है, ये लोग किसी एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि अंग्रेज़ों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इस ड्रामा में एक पार्टिसिपेंट की कमी हो रही है, तो ये लोग विनय को बोलते हैं कि चलो आ जाओ, आप हम लोग के साथ ड्रामा में पार्टिसिपेट करो। विनय अग्री कर जाता है कि ठीक है चलिए पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन जब विनय को ये बात की खबर मिलती है कि अंग्रेज़ों ने उसके बेस्ट फ्रेंड गोरा को अरेस्ट किया है, तो विनय रिजेक्ट कर देता है।
विनय बोलता है कि मैं उन अंग्रेज़ों के सामने अपना ड्रामा परफॉर्म नहीं करूँगा जिन लोगों ने मेरे दोस्त गोरा को अरेस्ट किया है और उनको जेल में बंद किया है। विनय का हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि भाई गोरा जितना भी ओपिनियन थोपे था तो उसका जिगरी यार, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसने कहा कि मैं तो परफॉर्म ही नहीं करूँगा अंग्रेज़ों के सामने, मेरे दोस्त गोरा को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने, मुझे नहीं करना परफॉर्म। तो ये सीन 3 था। अब ये जो ड्रामा था, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ड्रामा था ये कोलकाता के बाहर अरेंज किया जा रहा था। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ कि देखो ये है कोलकाता, कोलकाता से बाहर गया गोरा आउट ऑफ स्टेशन सुचरिता से हुए प्यार को इग्नोर करने के लिए, और उस दौरान वो अरेस्ट भी हो गया। और कोलकाता से ही बाहर एक जगह पे ड्रामा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो विनय पूरा परेश बाबू के फैमिली के साथ इसी जगह पे गया हुआ था कि चलो ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे। सब कुछ रेडी था, ड्रामा बस शाम के वक्त होने ही वाला था, अंग्रेज़ों के सामने परफॉर्म ही करने वाले थे कि भाई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि गोरा अरेस्ट किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो क्या करता है विनय, इस ड्रामा को छोड़ देता है और स्टीमर पकड़ के, स्टीमर हम जानते हैं है ना, स्टीमर के हेल्प से इस पर्टिकुलर लोकेशन से कलकत्ता वापस आने के लिए रेडी हो जाता है। अब जब विनय स्टीमर में बैठ जाता है कि भाई मैं तो नहीं परफॉर्म करूँगा, यहाँ से कलकत्ता वापस आने के लिए ललिता भी उसके साथ बैठ जाती है कि चलो ठीक है। ललिता भी उसके साथ बैठ जाती है स्टीमर में। अब हम सब जानते हैं कि आज के समाज में भी एक लड़का और लड़की अगर साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये तो ये स्टोरी उस समय की है जब उतना तुच्छ सोच होता था। तो ललिता और विनय दोनों के दोनों सेम स्टीमर में ट्रैवल करके वापस कलकत्ता आ रहे थे। इन लोगों ने बहुत ही थूका, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के ऊपर बिट्रे किया कि लड़का लड़की जो है साथ में आ रहे हैं, ज़रूर उन लोगों का कोई चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बात आनंदमयी तक भी पहुंचता है कि विनय और ललिता साथ में आए हैं और समाज इनके ऊपर बहुत उंगली उठा रहा है। तो आनंदमयी ने विनय को सजेस्ट किया कि देखो बेटा, एक ही सल्यूशन है, तुम अपना इज्जत और ललिता दोनों का इज्जत बचा सकते हो ये करके कि तुम दोनों शादी कर लो। क्या तुम लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, और अगर करते हो तो शादी कर लो। और वहाँ पे विनय इस बात पे कबूल कर जाता है कि यस आई लव ललिता। तो वो ललिता के साथ प्यार करता है, तो ये बात वो अग्री कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा मैं एक बार स्टोरी को रिपीट करना चाहूँगी। पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बात मैं भी जानती हूँ। ठीक है, मुझे भी समझना पड़ा, मुझे भी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना पड़ा, पढ़ना पड़ा, तब जाके ही मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो स्टोरी का शुरुआत यहाँ से हुआ था कि भाई रूम में विनय बैठा था। विनय के सामने ही, मतलब उसके घर के बाहर किसी इंसान के गिरने की आवाज़ आई। उसका हेल्प करने गया तो पता चला वो है परेश बाबू अलॉन्ग विथ हिज डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर सुचरिता। उनका हेल्प किया, वो लोग वहाँ से चले गए। और अगले दिन, कुछ ही दिनों बाद, सुचरिता ने सतीश को भेजा विनय बाबू के घर कि भैया तुम जाओ विनय को बुलाओ हमारे घर में, उन्होंने हमारी उस दिन मदद करी थी, उनको हमारे घर में ज़रूर बुलाओ। तो सतीश जाता है विनय को कि चलिए आप हमारे घर। विनय जाता तो है लेकिन उस दिन उनके घर नहीं जाता। अगले 2-3 दिन बाद उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। विनय जो कि है तो हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करता, बट फिर भी ब्राह्मोइज्म सोच रखने वाले ये परेश बाबू के फैमिली के साथ कुछ एक कनेक्ट, एक बॉन्ड उसे फील होता है। उसे अच्छा लगने लग गया परेश बाबू का घर, उनके लोग, वहाँ के हर बातें विनय को अच्छी लगने लग गई। ये बात जब गोरा को पता चलता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड विनय बार बार परेश बाबू के घर जा रहा है जो कि ब्राह्मोइज्म फॉलोवर्स हैं, तो गोरा को बहुत गुस्सा आता है। गोरा अपने बेस्ट फ्रेंड विनय को बोलता है कि तुझे नहीं जाना चाहिए, बट विनय अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करके जाता ही रहता है परेश बाबू के घर। अब एक दिन की बात है कि भाई विनय इनके घर में ही बैठा था कि तभी गोरा वहाँ पे आ जाता है, और गोरा और पानू बाबू जो कि एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सीन 1 था। सीन 2 था कि जहाँ पे महीम
विनय से कहता है कि वो शशि से शादी कर ले। विनय जब कुछ भी नहीं कहता तो महिम गोरा को फोर्स करता है कि वो विनय को फोर्स करे और शशि से शादी करने के लिए कहे। ये बात जब विनय ने आनंदमयी को बताया तो आनंदमयी बिल्कुल खुद के बेटे की तरह उसे ये सजेस्ट करती है कि भाई उसे रश नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह का मामला है, उसे अभी इतना जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, समय लेना चाहिए सोचने के लिए। तो ये था सीन 1। सीन 2। सीन 3 में क्या होता है कि हम देखते हैं कि गोरा का भी आना जाना शुरू हो गया परेश बाबू के घर। गोरा क्यों जाता था परेश बाबू के घर? बिकॉज वो अपने हिंदू वाले सोच को थोपने में उसको तो बहुत मज़ा आता था। वो अपने हिंदू धर्म को उन लोगों के सामने सबसे ऊंचा जताना चाहता था जो लोग शायद इस पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। तो गोरा का आना जाना शुरू हो गया परेश बाबू के घर और उसका दिल लगने लग गया सुचरिता के साथ। सुचरिता के साथ प्यार वगैरह उसे होने लग गया। लेकिन गोरा को लगने लगा कि शायद अगर मुझे सुचरिता से इतना ज़्यादा दिल लग जाएगा तो हो सकता है कि मेरा ध्यान मेरी भारत माता से भटक जाए, और इसीलिए वो सुचरिता से हुए प्यार से अपना ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से चला गया, मतलब कोलकाता से बाहर कहीं चला गया। कोलकाता से आउट ऑफ स्टेशन जाने का डिसाइड करता है। ये कोलकाता है, कोलकाता से आउट ऑफ स्टेशन जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पे हर एक गांव वाले इंसान से जब वो दिल लगाकर बात करता है तो उनके दर्द को समझ पाता है, और कुछ ही गांव वाले इंसान को बचाते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। मीनवाइल जब ये सब चल रहा था तो जो परेश बाबू का फैमिली है वो लोग अंग्रेज़ों के सामने एक ड्रामा परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं, जिसमें एक पार्टिसिपेंट की कमी थी। इसलिए उन लोगों ने विनय को कन्विंस कर लिया कि चलिए आइए आप हमारे साथ इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करिए। ये ड्रामा कलकत्ता से बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो इनका पूरा परिवार अलॉन्ग विद विनय कलकत्ता से बाहर गए हुए थे फॉर द ड्रामा। बट जस्ट ड्रामा परफॉर्म करने में कुछ चंद घंटे ही बचे थे कि विनय को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसका दोस्त गोरा को अरेस्ट किया है अंग्रेज़ों ने। विनय टोटली रिजेक्ट कर लेता है कि भाई मैं तो उन अंग्रेज़ों के सामने परफॉर्म ही नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड गोरा, मेरे भाई गोरा को अरेस्ट किया है। तो वहाँ से विनय वापस कलकत्ता आने का डिसाइड करता है स्टीमर में, और ललिता भी उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। ललिता को भी बहुत बुरा लगता है कि भाई विनय, क्योंकि देखो ललिता भी तुम लोग स्टोरी में आगे देखोगे कि उसका भी दिल लगने लग गया था विनय के साथ। ललिता को भी लगने लग गया कि विनय का बेस्ट फ्रेंड गोरा, उसको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट किया है। विनय का अगर मन नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए तो मेरा भी मन नहीं है, और ललिता का भी मन नहीं था। वो भी स्टीमर में वापस कलकत्ता आने के लिए रेडी हो गई। और आज के समाज में भी अगर लड़के लड़की साथ में रहते हैं, साथ में जाते हैं, तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस दौरान भी लोगों के बीच में चर्चा होने लग गया कि मतलब विनय और ललिता के बीच में कुछ चल रहा है। तब आनंदमयी ने विनय को सजेस्ट किया कि देखो बेटा, समाज से तुम दोनों के ऊपर ये जो कलंक लग गया है, इसको हटाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका होगा कि तुम दोनों शादी कर लो, और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। तो विनय इस बात पे एक्सेप्ट करता है कि ये बात सच है, मैं तो करता हूँ प्यार, मुझे ललिता के बारे में नहीं पता। बट लेटर धीरे धीरे ये पता लग जाता है कि ललिता भी प्यार करती है विनय के साथ। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा परिवार कलकत्ता से बाहर गया हुआ था, क्यों गया था कलकत्ता से बाहर? वही ड्रामा परफॉर्म करने के इरादे से। तब इनका जो घर है वो खाली नहीं पड़ा था। घर में सुचरिता की मौसी, जो कि एक विधवा थी, वो रह रही थी उस दौरान। तो मौसी का नाम है हिरणमयी। ठीक है, और ये हिंदू बिलीवर थी। मतलब ध्यान से समझो कॉम्प्लेक्स क्यों है ये। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये लोग जो है, ये लोग तो ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखते हैं। बट यहीं पे सुचरिता की जो मौसी है, जो इनके घर में ठहर रही है, घर में रुक रही है, हिरणमयी, वो हिंदू बिलीवर है। वो भगवान की पूजा पाठ, घंटी वंटी सब बजाती थी बड़े मग्न के साथ। थी तो विधवा, तो कोई और तो उनका सहारा ही नहीं था ना। उनके खुद के बच्चे थे, बच्चे का भी डेथ हो गया था, पति का भी डेथ हो गया था, सबका डेथ हो गया था। तो जब इंसान के पास कुछ भी नहीं है, जब वो हारा हुआ है, तो वो भगवान के पास शरण जरूर खोजता है। तो हिरण में भी कुछ वैसी ही थी। सुचरिता की मौसी लगती है रिश्ते में, तो भले ही इस फैमिली को बिलोंग करती थी, बट थी वो हिंदू।
थी वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स बिलीवर ही मान लो एक तरीके से, लेकिन वो सुचरिता और सतीश से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मौसी थी भाई। सुचरिता और सतीश से बहुत प्यार करती थी और धीरे धीरे सुचरिता और सतीश भी हिरणमयी के साथ बहुत प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि देखो सुचरिता और सतीश ये लोग तो अडॉप्टेड थे ना, देखो अडॉप्टेड बच्चे थे परेश बाबू के। तो परेश बाबू तो प्यार देते थे लेकिन बरोड़ा सुंदरी से तो कभी उतना प्यार मिला नहीं। तो माँ का प्यार खोजने के लिए ये लोग अपनी मौसी हिरणमयी के पास पहुँच गए। हिरणमयी भी बहुत ही अच्छे से इन लोग को प्यार करती थी, इन लोग का देखभाल करती थी। लेकिन देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि बरोड़ा सुंदरी ऐसी ब्राह्मोइज्म की सपोर्टर हैं जो भाई मतलब अपना ओपिनियन सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। तो हुआ क्या कि जब इनके घर में एक ऐसी औरत रह रही है जो कि भगवान में विश्वास रखती है, क्योंकि ब्राह्मोइज्म सपोर्टर्स भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे, इन द सेंस आइडल वर्शिप पे तो कतई नहीं, मतलब मूर्ति पूजा पे तो कतई भी नहीं। तो बरोड़ा सुंदरी को बहुत गुस्सा आता था कि ये कौन सी विधवा मेरे घर में रह रही है जो दिन भर पूजा पाठ करती रहती है, मूर्ति पूजा करती है। तो बरोड़ा सुंदरी को बिल्कुल पसंद नहीं था और साथ के साथ सुचरिता और सतीश भी उन्हीं लोग के पास जा रहे हैं। ये लोग तो ब्राह्मोइज्म में विश्वास रखते थे, ये लोग धीरे धीरे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ना बन जाए हिरणमयी के साथ। तो बरोड़ा सुंदरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया और इसी के साथ हिरणमयी ने और सुचरिता और सतीश ने डिसाइड करा कि वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे। परेश बाबू ने बगल में ही एक घर था जो कि एक्चुअल में सुचरिता के ही नाम था, उसके पिताजी ही करके गए थे उसके नाम, उसी के घर में उन लोगों को शिफ्ट कर दिया कि ठीक है सुचरिता, सतीश और हिरणमयी तुम लोग जाओ उस पर्टिकुलर घर में रहो, तुम लोग यहाँ से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। स्टोरी क्या हुआ, स्टीमर वाला इंसिडेंट हुआ, विनय ललिता आ गए, उन लोग के मैरिज का बात करती है आनंदमयी। उसके बाद स्टोरी ये हुआ कि जब ये लोग कलकत्ता के बाहर गए थे ड्रामा परफॉर्म करने के लिए तो घर खाली नहीं था, घर में सुचरिता की मौसी जो कि एक विधवा थी वो रह रही थी, उनका नाम है हिरणमयी। ठीक है, हिरणमयी बहुत ही ज़्यादा हिंदू, कट्टर हिंदू मान लो, ऑर्थोडॉक्स हिंदू, भगवान में विश्वास, भगवान मूर्ति पूजा वगैरह सब पे विश्वास रखती थी, लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उसका ये स्वभाव बरोड़ा सुंदरी को, क्योंकि बरोड़ा सुंदरी ब्राह्मोइज्म सपोर्टर थी। उनको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये कैसी विधवा आ गई है मेरे घर में जो मूर्ति पूजा वगैरह कर रही है। इनफैक्ट धीरे धीरे सुचरिता और सतीश, चूंकि उन लोगों को बरोड़ा सुंदरी की तरफ से कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला है ना, अडॉप्टेड थे शायद इसलिए ये लोग अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंच गए प्यार के लिए और मौसी इनको बहुत बेशुमार प्यार करती थी। धीरे धीरे बरोड़ा सुंदरी से और ज़्यादा इन लोगों के बीच में दरार पैदा होने लग गया और फाइनली हिरणमयी, सुचरिता और सतीश डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन से हट जाएंगे और परेश बाबू ने उनका हेल्प किया। परेश बाबू समझते थे ये सब बातों को और वो तो सभी बच्चों को इक्वली मानते थे, तो सबके खुशी के लिए उन्होंने एक दूसरा घर जो कि उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था वहीं पे शिफ्ट कर दिया सबको, मतलब सबको किसको, हिरणमयी, सुचरिता और सतीश को। ठीक है, आई होप ये वाला स्टोरी समझ में आ गया। इस दौरान गोरा अभी भी जेल से निकला नहीं था, याद है गोरा को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो कुछ लोगों की मदद कर रहा था, तो अभी तक तो वो निकला नहीं है जेल से। बट अब फाइनली गोरा रिटर्न करता है जेल से और गोरा चूंकि एक हिंदू बिलीवर था तो उसको लगा कि भाई मैं जेल में जाकर के अशुद्ध हो गया हूँ, मुझे नहीं रहना है जेल में, और मैं जेल में गया इसका मतलब मैं अशुद्ध हो गया हूँ। तो जैसे शुद्धिकरण होता है, तो हम अगर इम्प्योर हो गए तो हिंदू धर्म में माना जाता है तुम बस एक गंगा माँ में डुबकी लगा लो, तुम्हारा सारा इम्प्योरिटी हट जाएगा। तो यही बात गोरा ने भी किया। गोरा जो है चूंकि जेल से जस्ट बाहर निकल के आया और वो डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र कर, बट भले ही उसके पापा कृष्ण दयाल एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उन्होंने गोरा के इस ओपिनियन को सजेस्ट नहीं किया। गोरा को बोला ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। गोरा समझ नहीं पाया कि भाई मेरे पापा तो इतने बड़े हिंदू के ऑर्थोडॉक्स भाई इतने बड़े माइंडसेट रखते हैं और मैं अगर अशुद्ध हो गया हूँ, अपने शुद्धिकरण के लिए मैंने अगर डुबकी लगा ही लिया तो मेरे पापा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे, मेरे पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये करूँ चाहे ना करूँ मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में नहीं आया उसे। अब क्या हुआ, गोरा को बाहर निकला जब विनय के साथ मुलाकात हुआ उसका, तो उसे पता चला कि विनय और ललिता का शादी होने वाला है।
गोरा को बहुत गुस्सा आया। गोरा सोचने लगा कि देखा, स्टार्टिंग में ये विनय परेश बाबू के घर आना जाना शुरू किया और अब तो उन्हीं की बेटी के साथ शादी कर रहा है। मतलब अब तो ये अपना हिंदू धर्म से पूरा ही नाता तोड़ के ब्राह्मोइज्म बनने के तैयारी में है। तो वो क्या किया, वो सोचा कि किसी भी हाल में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड विनय का शादी ललिता से नहीं होने दूंगा, और इसीलिए वो बातचीत करना शुरू कर देता है सुचरिता से, सो दैट वो किसी तरीके से विनय का माइंड जो है उसको मैनिपुलेट कर सके, वापस ललिता से ध्यान हटा सके उसका, एंड वापस हिंदू फॉलोअर्स के कैटेगरी में उसे ला सके। क्योंकि गोरा को लग रहा था कि धीरे धीरे कहीं विनय ललिता के साथ शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज ना हो जाए, बिल्कुल ही ब्राह्मोइज्म ना बन जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, गोरा सुचरिता से धीरे धीरे मुलाकात करने लग जाता है, बातचीत करने लग जाता है, सो दैट विनय का माइंड टटोल सके, विनय का माइंड थोड़ा सा इधर से उधर भटका सके। अब याद करो, गोरा का दिल तो पहले ही सुचरिता के साथ मिला हुआ था, लेकिन जेल में रहने के बाद शायद उसका फीलिंग थोड़ा कम हुआ हो कि वापस से ये सुचरिता के साथ मिलना शुरू कर देता है। क्यों मिलता है? वही जो विनय का है, विनय का माइंडसेट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, सो दैट वो ललिता के साथ शादी ना करे। बट धीरे धीरे जब वो सुचरिता के साथ मिलता है तो उसका फीलिंग और बढ़ने लग जाता है सुचरिता के लिए, तो वो सुचरिता से प्यार करने लग जाता है। ठीक है, और ये पूरा स्टोरी यहाँ तक चल रहा है जो कि मेन स्टोरी है। अब क्या हुआ, कृष्णदयाल का तबीयत बहुत ख़राब था। गोरा को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपने पापा के पास पहुँचता है। तब कृष्णदयाल उसको बोलता है कि देखो बेटा गोरा, मेरे मरने के बाद, क्योंकि अब तो मेरे मरने का घड़ी आ ही गया है, मेरे मरने के बाद मेरा जो अंतिम संस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ महीम कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। गोरा को बहुत बुरा लगा कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, गोरा समझा नहीं। तब कृष्णदयाल ने एक रियलिटी के बारे में उसे बताया। कृष्णदयाल उन लोगों को बताता है कि बेटा तुम अडॉप्टेड हो, तुम्हारे मम्मी पापा आयरिश थे, तुम्हारे पापा का तो एक जंग में मौत हो गया और तुम्हारी मम्मी का भी मौत हो जाता है। उन्होंने तुम्हें अपना जान, जब जंग चल रहा था तो अपना जान बचाते बचाते हम लोगों के घर आई थी छुपने के लिए। उसके बाद उन्हें भी लोग पकड़ के लेकर जाते हैं और तुमको वो यहीं छोड़ देते हैं। तब से तुम्हें हम ही लोगों ने पाला है, तुम हमारे अडॉप्टेड बेटे हो, खुद के बेटे नहीं हो। और हिंदू धर्म के हिसाब से केवल खुद का बेटा ही बाप के मरने पर अंतिम संस्कार कर सकता है, तुम अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगे। गोरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो माँ बाप जिसको वो खुद के माँ बाप से कम नहीं समझता था, वो देश जिसको वो खुद का देश समझता था, भारत माता के लिए इतना प्यार था, एक्चुअल में वो कंट्री उसका मदरलैंड था ही नहीं। उसके मम्मी पापा तो आयरिश थे, वो तो अंग्रेज़ था, और वो अंग्रेज़ होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तरीके से आवाज़ उठाता था। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। गोरा बहुत रोता है। ध्यान से सुनना, वो गोरा जो इतना ज़्यादा हिंदू में विश्वास रखता था, इतना ज़्यादा हिंदू धर्म में विश्वास रखता था कि अपनी नौकरानी जो कि एक क्रिश्चियन थी, उनके हाथों से पानी नहीं पीता था कि अरे मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं हिंदू हूँ, तुम क्रिश्चियन हो, नौकरानी हो, एकदम तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पियेंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। वो गोरा इतना ज़्यादा दर्द में डूब जाता है कि भाई मैं तो हिंदू हो ही नहीं, मैंने किस तरीके से अपनी नौकरानी को इस तरीके से कहा कि मैं उसके हाथ का पानी नहीं पी सकता। दौड़ कर जाता है गोरा आनंदमयी के पास और चिल्लाता है, अपनी नौकरानी को आवाज़ देता है और उसके हाथ से पानी एक गिलास मंगवाता है और वहीं पे पी लेता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने रिलीजन को, अपने धर्म को जोड़ दिया देशभक्ति के साथ। धर्म और देशभक्ति सेम बात नहीं है। मेरा अब से ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कुछ है। मैं बस एक इंसान हूँ जो अपनी जिस कंट्री में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, उस कंट्री से मैं प्यार रखता हूँ। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट के साथ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा ट्विस्ट के साथ एंड होता है कि वो गोरा
जो स्टार्टिंग में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सब कुछ सबसे ऊंचा अपने धर्म को समझता है, वो गोरा एंड में उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड बेटा है, वो तो कभी हिंदू था ही नहीं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो एंड में ये बात पे कबूल करता है, जिसके थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर ये दिखाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे देशभक्ति और धर्म का कोई लेना देना नहीं। आज कुछ ही दिन पहले इस तरीके का हम लोग को देखने को मिल रहा था कि जो लोग इस पर्टिकुलर धर्म के हैं, इस पर्टिकुलर धर्म के हैं, वो लोग देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं। व्हाट इज़ दिस? रिलीजन और देशभक्ति दोनों अलग अलग बात है। जिस कंट्री में मेरा दिल लगता है मैं उसके लिए देशभक्ति रख सकती हूँ, रिलीजन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रखता है? ये बात रविंद्रनाथ टैगोर के गोरा नॉवेल से पता चलता है, जहाँ पे वो गोरा जो मेन कैरेक्टर है, जो हिंदू धर्म पे विश्वास रखता है इतना कि वो अपनी नौकरानी के हाथों अपने नौकरानी के हाथों पानी भी नहीं पीता, वो एंड में पानी पीता है और इस बात पे कबूल करता है कि मैं देशभक्त हूँ, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मेरा कोई कास्ट नहीं है, मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मेरा लिमिट नहीं है। अल्टीमेटली वो सरेंडर कर देता है परेश बाबू के सामने कि आप जैसा काम इंसान मैंने नहीं देखा, इतना ज़्यादा शांत स्वभाव के, मुझे आपके अंदर गाइडेंस चाहिए और मैं आपकी बेटी सुचरिता के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो एंड में ये होता है कि विनय का शादी ललिता के साथ हो जाता है और सेम घर में उसके बेस्ट फ्रेंड गोरा का शादी सुचरिता के साथ हो जाता है। लेकिन शादी हो जाता है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का स्टोरी। ठीक है, आई नो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी था और कुछ लोगों को तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि दीदी समझ में ही नहीं आया। तो मैं नीचे एक लिंक दे दूँगी, अगर तुम लोगों के पास मान लो बहुत समय है, मान लो कि तुम लोग इन द सेंस कि तुम लोग का एग्ज़ाम अभी 1 साल है, 6 महीना है, ऐसा समय बाकी है तुम्हारे एग्ज़ाम्स में और तुम थोड़े भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं एक लिंक दे दूँगी जो कि आई थिंक नेशनल टेलीविजन, पता नहीं कौन से एक पर्टिकुलर चैनल में तुम्हारा वो पूरा वेब सीरीज़ की तरह चलता है एपिसोड वाइज। तो तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो मैं लिंक दे दूँगी। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम क्विक रिवीजन के लिए आए थे, तो भाई देखो बहुत ही बड़ा स्टोरी है, क्विक रिवीजन तो खैर हो नहीं पाएगा।